हेलो स्टूडेंट, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केवीएस 2022-23 के लिए पर्यावरण अध्ययन को, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन हमारे एग्जाम में आने वाला है। हम एक दो वीडियो में पूरे जो है ईवीएस को कवर कर लेंगे। देखिए, एग्जाम जो है वो सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, इसलिए एनसीईआरटी से पूछा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेके आए हैं। तो ऑप्शन के माध्यम से हम लोग पूरे एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। हमारा ऑप्शन है फाख्ता, वीवर, शकरखोरा, कलचिड़ी। तो देखिए, हम जानते हैं जो फाख्ता पक्षी हमारा होता है वो क्या करता है, कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस जो होता है वह एक रेगिस्तानी पौधा है, राजस्थान रेगिस्तान में पाया जाता है। जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे आपका कैक्टस पौधा पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बीवर पक्षी की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं जुलाही चिड़िया, तो जो जुलाही चिड़िया होती है, जो उसका जो घोंसला होता है वो आपका लालटेन की तरह होता है। और याद रखिएगा कि जो घोंसला बनाता है वो हमेशा नर पक्षी बनाता है। बीवर वाला जो जो पक्षी है उसका नर पक्षी जो होता है घोंसला बनाता है। जो मादा पक्षी होती है वो घोंसलों को देखती है कि इसमें से कौन सा घोंसला अच्छा है और फिर उसी में अंडे देती है। तीसरा हमारा है शकरखोरा। तो देखिए, जो शकरखोरा है वो पौधे के तने के बीच अपना घोंसला बनाता है। चौथा हमारा है कलचिड़ी। तो कलचिड़ी क्या करती है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। इसमें हम लोग को सत्य कथन देखना है। पहला हमारा है, हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हाउस बोट होते हैं, आपने कश्मीर रीजन में देखा होगा हाउस बोट को चलते हुए। तो जो हाउस बोट होता है उसकी जो छतें होती हैं उस पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, लकड़ी की डिजाइन पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं खत्म बंद। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जो नक्काशी रहित जो हाउस बोट होते हैं, जिनकी छतों पे नक्काशी नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डोंगा। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखिए, एक चीज़ और याद करिए कि जो डोंगा होता है, वो डोंगा स्थानीय लोगों द्वारा यूज किया जाता है। जो स्थानीय लोग होते हैं वो लोग डोंगा का यूज करते हैं। लेकिन अगर हाउस बोट की बात करें तो हाउस बोट जो होता है वो पर्यटन के काम में आता है, मतलब पर्यटन के रूप में इसका ज़्यादा यूज होता है। और जो हाउस बोट होता है उसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो 80 फीट इसकी लंबाई होती है। और ये जम्मू कश्मीर और केरल के राज्यों में अधिक से अधिक यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए, यहाँ झटके से बात की गई है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी और मैना। तो देखिए, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। वहीं अगर हम लोग उल्लू की बात करें तो जो उल्लू होता है वह अधिकतम अपना गर्दन घुमा लेता है, या फिर यूँ कहें कि 360 डिग्री तक अपना गर्दन घुमा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन है, बगुला मनोरंजन करने के लिए भैंस पे बैठता है। दूसरा है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तीसरा है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। और चौथा है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब हम लोग समझेंगे सहजीवी संबंध किसको कहते हैं। देखिए, सहजीवन का मतलब होता है कि दो लोग साथ में रहें और एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। तो क्या करता है, जो बगुला होता है वो जो भैंस में जो जुएं पड़ी होती है उसको खाता है। तो इससे भैंस का भी लाभ होता है, भैंस के शरीर से जुएं निकल आती है, और बगुला का भी फायदा होता है, उसका पेट भरता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सहजीवी का संबंध स्थापित करते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है लाइकेन का। लाइकेन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि लाइकेन किसका सहजीवन है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो लाइकेन होता है वह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो ऑप्शन हमारा है कौवा, दूसरा है बारबेट, तीसरा है भारतीय रॉबिन, चौथा है सूर्य पक्षी। तो देखिए, इसके पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा वीवर पक्षी होता है वह शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाता है, और मादा देखती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है, वह उसी में अंडा देती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा वीवर का बात ही नहीं है, जुलाही चिड़िया की बात ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सूर्य पक्षी क्या होता है, सूर्य पक्षी को ही बोलते हैं रॉबिन या फिर सूर्य पक्षी को ही बोलते हैं आपका वीवर या फिर जुलाही चिड़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। यहाँ घरों के बारे में पूछा हुआ है।
तो हमारा ऑप्शन है बांस और लकड़ी के, दूसरा है पत्थर और लकड़ी के, तीसरा है केवल लकड़ी के और चौथा है बहुमंजिले। तो देखिए जो असम राज्य होता है वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्या होता है बांस और लकड़ी के घर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। देखिए जो असम के घर होते हैं वो क्या होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, ताकि जैसे वहाँ क्या होता है नीचे ज़मीन पे पानी इकट्ठा रहता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं घर को 10 से 12 फीट ऊंचे बनाते हैं, जिससे जो पानी है उनके घरों में ना घुस पाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी से न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? देखिए यहाँ रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन हमारा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है रूस, तीसरा है राजस्थान और चौथा है अबू धाबी। तो हम जानते हैं जो हमारा रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। देखिए जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी विशेषता यह होती है कि इसका जो पेड़ होता है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो इसकी जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जिससे क्या करती हैं पानी काफ़ी ज़्यादा अपने तने के अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। इनका जो जो पानी होता है जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं इनकी तने क्या करते हैं वो छोटा सा उसमें छेद बनाते हैं और एक पतली पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं, जिसका यूज़ वो पीने इत्यादि के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो गया। हम एक चीज़ और याद रखेंगे, जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 4 मीटर तक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन हमें देखना है। पहला हमारा है कथन कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हाथी होते हैं वो गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग लगभग 8 घंटे सोता है। देखिए यहाँ 8 घंटे की बात हो रही है, जबकि हम जानते हैं कि जो हाथी होता है वह 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट जो दूसरा है वो आपका गलत हो गया। पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आपका चौथा ऑप्शन है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सी डी, हमारा ए सी डी किस में है? हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ए सी डी दिया हुआ है। देखिए जो हाथी होता है उसके जो कान होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और उनको पंखा करने के लिए यूज़ होता है। हम जानते हैं कि हाथी जो होता है वो 2 से 4 ही घंटे सोता है। और अगर बात करें कि एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, तो एक झुंड में सिर्फ 10 से 12 हाथी होते हैं। और जो उनकी नेतृत्व करती है वो होती है हथनी। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उस ग्रुप का नेतृत्व करती है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि स्थल मंडल का जो सबसे बड़ा जानवर है वो किसे कहते हैं? देखिए अगर स्थल मंडल के सबसे बड़े जानवर की बात करता है तो हम लोग हाथी बोलते हैं। वहीं अगर जल मंडल के सबसे बड़े जानवर की बात करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू व्हेल के बारे में बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन हमारा है पक्षी की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, दूसरा है पक्षियों की आंखें छोटी होती है, तीसरा है उनके कान पंखों से ढके होते हैं और चौथा है वे उड़ सकते हैं। तो देखिए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन काफ़ी ज़्यादा हिलाते हैं, वो इसका कारण ये है कि जो उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। अब पुतली नहीं घूमेगी तो वो अपना सिर घुमा घुमा के देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। देखिए जो रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं वो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? काला और सफ़ेद रंगों में देखते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, काला और सफ़ेद रंग सिर्फ उनको दिखाई देता है। जैसे चमगादड़ वगैरह हो गए, ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ काला और सफ़ेद रंगों में ही देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सी पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है? देखिए पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे पूछ रहा है हमें। एक होता है सबसे ऊंचे पेड़ पे और एक होता है सबसे ऊंची पेड़ की डाल पे। तो हमारा ऑप्शन है शकरखोरा, दूसरा है कौवा, तीसरा है कलचिड़ी और चौथा है कोयल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे ऊंची डाल अगर पूछता है तो हम लोग कौवा पर लगाते हैं टिक, और सबसे ऊंची पेड़ पे अगर बोलता है तो हम लोग चील को टिक करते हैं। वहीं अगर हम जानते हैं जो शकरखोरा हमारा है वो क्या करता है? पेड़ों की डालियों के बीच में अपना देता है घोंसला बनाता है। तीसरा हमारा है कलचिड़ी, हम जानते हैं जो कलचिड़ी होती है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और हमारा है कोयल, तो देखिए जो कोयल होती है वो घोंसला बनाती ही नहीं है, वो क्या करती है? कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो देखिए लिंगहू फेन जो है वो हमारे देश का नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं असम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा उड़ीसा और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो हम जानते हैं जो लिंगहू फेन है वो हांगकांग का काफ़ी अधिक फेमस व्यंजन है। तो जो बच्चा है वो कहाँ का है? हांगकांग का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यह आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सही कथन है? देखिए जो कांसा होता है वो किससे बनता है? जो कांसा हमारा होता है वो तांबा और टीन से बनता है। देखिए तांबा हम लोग बोलते हैं Cu और टीन को बोलते हैं Sn। तो जो कांसा होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण है। तो हमारे ऑप्शन में पहला हमारा ऑप्शन है यह कॉपर, तांबा और टीन का मिश्रण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। देखिए एक होता है पीतल, ये तो हम लोगों ने तांबा के बारे में बात किया। एक होता है पीतल, जो पीतल हमारा होता है वो किससे बनता है? वो बनता है कॉपर प्लस जिंक से बनता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जस्ता। तो पीतल बनता है। देखिए जो पीतल है यहाँ पे है पीतल, वो किससे बनता है? Cu और Zn से बनता है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह कौन सी पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है? देखिए सबसे ऊंचा पेड़ यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा है चील, दूसरा है कौवा, तीसरा है कबूतर और चौथा है कलचिड़ी। तो हम जानते हैं सबसे ऊंचे पेड़ की जब बात होती है तो ऑप्शन नंबर पहला सही होता है, मतलब चील सही होता है। अगर वहीं सबसे ऊंची डाल पे पूछता तो हम लोग बोलते हैं कौवा बनाता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है कबूतर। देखिए जो कबूतर होता है वो तो हमारे ही घरों में घोंसला बना लेता है। और चौथा हमारी है कलचिड़ी। जो कलचिड़ी होती है वो क्या करती है? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि यह टेंट बना होता है। ऑप्शन हमारा है याक के बालों से, दूसरा है गर्म ऊन से, तीसरा है मोटे कपड़ों से, चौथा हमारा है दो तह, ये तह है दो तह वाली प्लास्टिक सीट से। तो देखिए जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो उनका जो टेंट होता है वो दो तह वाली सीट से बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम लोग याक के बालों की बात करें तो देखिए जो लद्दाख में रहने वाली जो चांगपा जनजाति है वो क्या करती है कि याक के बालों से अपना टेंट बनाती है। और जो उनके टेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेबो। क्या बोलते हैं? रेबो। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेबो बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से वह कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकता है, मतलब 360 डिग्री घुमा सकता है? हमारा ऑप्शन है मैना, दूसरा है उल्लू, तीसरा है कौवा और चौथा है कोयल। तो देखिए मैंने पहले ही बताया है जब भी झटके से घुमाने की बात आएगी तो हम लोग मैना पे टिक करेंगे। और वहीं अगर अधिकांश से घुमाने की बात आएगी या फिर 360 डिग्री घुमाने की बात आएगी तो हम लोग उल्लू पे टिक करेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उल्लू होगा इसका ऑप्शन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए यहाँ रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन हमारा है अबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है राजस्थान के रेगिस्तानों में, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो रेगिस्तानी ओक होता है वो आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक दिख सकते हैं। ये पक्षी हैं। देखिए कुछ पक्षी ऐसे होते हैं ना कि मतलब इंसानों से ज़्यादा देखते हैं, 4 गुना ज़्यादा देख लेते हैं। तो कौन कौन से पक्षी हो सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन है कौवा, चील, कबूतर। तो आगे देख लेते हैं बाज, कबूतर, तोता। तीसरा है चील, बाज और गिद्ध। चौथा है चील, कौवा और बाज। तो देखिए जो 4 गुना अधिक देखने वाले जो पक्षी होते हैं वो होते हैं चील, बाज और गिद्ध। ऑप्शन नंबर 3 आपका सी बिल्कुल सही है। जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जो पक्षी होते हैं, जो ये पक्षी है उनका क्या होता है? 2 पैर होते हैं और 2 आँखें होती हैं। तो ये 4 गुना हो गया। वहीं कुछ जानवर होते हैं जो 6 गुना अधिक देखते हैं, उनको कैसे याद करेंगे? उनके कितने 4 पैर होते हैं और 2 आँखें होती हैं। तो ये आपका हो गया कि जो जानवर होते हैं
कुछ जानवर हमसे 6 गुना अधिक देखते हैं। तो आप लोग इससे याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है घटपड़ी पौधे निफंथीज। निफंथीज के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो घटपड़ी होते हैं जो उनका मुंह क्या होता है, जैसे मान लीजिए घटपड़ी है तो इनका जो मुंह होता है वो छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है कि भारत में नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। भारत में पाया जाता है। निफंथीज जो होता है भारत के मेघालय रीजन में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा है मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा के खा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो निफंथीज का जो पौधा होता है वह क्या करता है, कीड़े मकोड़ों चूहों इत्यादि को चालाकी से फंसा के खा जाता है। चौथा हमारा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरत्वता की ध्वनि निकालता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये क्या करता है, ध्वनि नहीं निकालता है। यह काफ़ी अच्छा सुगंध निकालता है। सुगंध निकालेगा तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर इसमें वो फंस जाते हैं और ये क्या करता है अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर इनसे नाइट्रोजन को चूस लेता है। देखिए जो घटपड़ी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन के लिए कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए जो घटपड़ी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन ये जहाँ उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं, चूहे को खाते हैं, सिर्फ ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। यहाँ लेह और लद्दाख के मकानों के बारे में पूछा गया है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला है पेड़ की तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। दूसरा हमारा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तीसरा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। चौथा हमारा है लकड़ी के फर्श बना होता है। देखिए हमें एक चीज़ याद रखना है, जब भी लेह और लद्दाख के घरों के बारे में पूछता है तो वो सीधे सीधे देता है कि जो छतें उनकी होती है वो ढालू छतें होती हैं। लेकिन हमें याद करना है कि जहाँ भी ढालू छतों की बात कर रहा है और लेह लद्दाख के घरों के बारे में बात कर रहा है तो वह स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला ही गलत हो गया। बाकी दूसरा तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी डी कहाँ है, हम लोग देखेंगे बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 में है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, जो ढालू छतें होती हैं, ढालू छतें असम में पाई जाती हैं। लेकिन जो समतल छतें होती हैं, जो लेह लद्दाख होता है ना, वहाँ की जो छतें होती हैं वो समतल होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपनी सामान को सुखाते हैं, खाने वाली चीज़ों को सुखाते हैं। और अगर आप दिमाग लगाओगे थोड़ा तो आपको लगेगा कि जो लेह लद्दाख होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ पड़ती है तो इन लोग का मकान ऐसा होता होगा, जो उसकी छतें होती होंगी, ताकि यहाँ बर्फ़ पड़े तो ये आसानी से फिसल सके यहाँ से। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इनका जो छतें होती हैं वो समतल होती है, ढालू नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है बिहार, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो देखिए नारियल के तेल में पकी हुई मछली की बात हो रही है तो ज़रूर ये जो राज्य है वो कोस्टल इलाके में पाया जाता होगा। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो जो तटीवर्ती जो राज्य हमारा है वो सिर्फ गोवा है यहाँ पे। तो गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली को हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। वहीं देखिए अगर आपका सरसों के तेल में पकी हुई मछली की अगर बात करें तो सरसों के तेल में पकी हुई मछली जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। जब भी नारियल के तेल में पकी हुई मछली पूछेगा तो हम लोग गोवा करेंगे और जब भी सरसों के तेल में पकी हुई मछली पूछेगा तो हम लोग जम्मू कश्मीर करेंगे। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है क्योंकि देखिए जो राजस्थान के घर होते हैं वो क्या होता है, उनकी विशेषता यही होती है कि जो वहाँ की घरें होती हैं उनको वहाँ के लोग गाय के गोबर से लीपते हैं। तो उस वो क्यों लीपते हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा है चिकना और साफ बनाने के लिए, दूसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, तीसरा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए और चौथा है कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं जो गाय के गोबर से घरों को लीपते हैं उनका मेन रीज़न यही होता है कि हमें कीड़ों से दूर, जो कीड़े हैं उनसे हमें बचाना है घरों को अपने। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिया गया पैराग्राफ को पढ़िए जिसे एक गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ठीक है, छात्र क्या बोल रहा है, मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं जिन्हें मजबूत बांस के खंभों पे बनाया जाता है।
ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, तो गाँव होना चाहिए। कहाँ का गाँव हो सकता है? देखिए अत्यधिक वर्षा हो रही है तो वर्षा कहाँ होती है? असम में सबसे अधिक वर्षा होती है और वहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि 10 से 12 फुट ऊँचे जो होते हैं घर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये जो घर है वो असम के घर की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखिए कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि 10 से 12 फुट होता है कि 3 से साढ़े 3 मीटर होता है। दोनों बातें एक ही हैं, या फिर आपको स्टेटमेंट में दे देगा 10 से 12 फुट या फिर देगा 3 से साढ़े 3 मीटर। दोनों एक ही बातें हैं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, खेजड़ली का वृक्ष पाया जाता है। देखिए जो खेजड़ली है उसको हम लोग बोलते हैं खेजड़ी। तो कहाँ पाया जाता है? हमारा ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हम जानते हैं जो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो लंबाई में तो काफ़ी बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि जो इसमें काफ़ी ज़्यादा पत्ते पाए जाते हैं, जो कि वहाँ के जो जानवर होते हैं वो पत्तों को खाते हैं और वृक्ष इतनी छायादार होती है कि बच्चे इसके नीचे खेलते हैं। तीसरी विशेषता ये होती है कि जो इनका तना होता है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये क्या होता है, फर्नीचरिंग वगैरह या फिर घर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए एक हमारा हुआ था राजस्थान में खिजड़ी मूवमेंट, जिससे खिजड़ी आंदोलन हुआ था। तो एक बार क्वेश्चन पूछता है इसमें कि खिजड़ी आंदोलन से कौन संबंधित है? हम लोग बोलेंगे अमृता देवी बिश्नोई जो थी वो खिजड़ी आंदोलन से संबंधित थी। और खिजड़ी आंदोलन में क्या हुआ था कि अमृता देवी बिश्नोई के साथ-साथ इनकी 3 बेटियों ने भी अपनी जान की आहुति दे दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं? उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ साफ-साफ टैपियोका और नारियल के बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं जो नारियल होता है वो हमारे साउथ इंडिया में पाया जाता है अधिकतर। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है गोवा, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है असम। तो देखिए जो जो टैपियोका और नारियल होता है वो केरल की विशेषता है। केरल को लोग क्या करते हैं, टैपियोका और नारियल खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। वहीं अगर गोवा की बात करें तो जो गोवा के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नारियल के तेल में तली हुई मछली को खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। देखिए यहाँ पशु के बारे में पूछा गया है कि वो कौन कौन सा पशु है। तो हम लोग पहले विवरण पढ़ते हैं। तो हमारा ये है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों से की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो देखिए ये जो है, जो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, तो वो स्लाथ के बारे में बात हो रही है। जो स्लाथ नामक जो जानवर है वो क्या करता है कि 17 घंटे वृक्षों पे उल्टा लटक के सोता है और क्या करता है, इसको जो जीवन काल होता है वो 40 वर्षों तक होता है। तो इसके बारे में यही 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका या तो पूछ लेगा कि इनका जीवन आयु कितने साल का होता है, या फिर पूछ लेता है कितने घंटे सोता है ये। देखिए जो स्लॉथ होता है वो अच्छा तैराक भी है, ये कभी-कभी तैरता भी है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 27। यहाँ एक क्वेश्चन मैप से दिया गया है। 27 नंबर का है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब तमिलनाडु के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु पहले कहाँ है। देखिए जो मैप है उसमें तमिलनाडु हमारा यहाँ है, इस रीजन में हमारा तमिलनाडु पड़ता है। तो उसके जो आसपास के जो राज्य है वो यहाँ क्या है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ है आपका कर्नाटका और यहाँ आपका है केरल। तो यही जो तीनों ऑप्शन है वो सही होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो देखिए जो उड़ीसा है वो आपका यहाँ पाया जाता है, तो वो तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो देखिए जो महाराष्ट्र है वो आपका यहाँ पड़ता है, ये रहा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा हमारा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। तो देखिए कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है वो कहाँ पड़ता है हमारा, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ता है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। चौथा हमारा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही है कि जो तमिलनाडु है वहाँ आंध्र प्रदेश आपका हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 28। पशुओं की त्वचा पे विभिन्न पैटर्न होते हैं। यहाँ पशुओं की त्वचा के बारे में पूछा गया है कि पैटर्न जो होते हैं वो क्यों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, दूसरा है परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, तीसरा हमारा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं और चौथा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं।
तो देखिए जो पशु होते हैं, जो उनकी त्वचा पे जो विभिन्न पैटर्न होते हैं, जैसे हम लोगों ने जेब्रा देखा होगा तो उस पे क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट की पट्टियाँ लगी होती हैं। वो चीज़ें क्यों हैं? देखिए वो चीज़ें इसलिए हैं कि उनके बालों के कारण, उनकी त्वचा पे जो बालें होती हैं ना, उसी कारण ये होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं, इस पे टिक कर देंगे। तो देखिए अगर जलवायु में जो जिस जलवायु में वो रहते हैं, तो उनके साथ और भी तो जानवर रहते हैं, तो उनकी भी पैटर्न वही होने चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है, इसलिए जो उनकी त्वचा पे जो बालें होती हैं, उसी कारण ये चीज़ होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जलवायु कारण, देखिए जो जलवायु कारण जो होता है वो बनता है वार्षिक वलय। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ होते हैं, उनमें क्या होता है, वार्षिक वलय बनते हैं। जब हम लोग उसके तनों को काटते हैं तो जो हमें थोड़ी डार्क और लाइट जो पट्टियाँ दिखाई देती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वार्षिक वलय। तो जो ये वार्षिक वलय होते हैं वो जलवायु कारण पड़ते हैं। क्यों? देखिए जो डार्क और लाइट जो वार्षिक वलय होते हैं, जब भी गर्मी होती है तो पौधों में पानी की कमी होती है, तो जो वलय होते हैं वो डार्क कलर के बनते हैं। वहीं अगर जब बारिश होती है तो पौधों को बहुत अधिक पानी अवेलेबल रहता है, तो जो वलय बनते हैं वो लाइट कलर के बनते हैं। तो जलवायु कारण क्या होता है, वार्षिक वलय बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। देखिए सांपों के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप, जिसको हम लोग बोलते हैं कोबरा, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 तरह के जो सांप होते हैं वो जहरीले सांपों के प्रकार में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा है नाग कोबरा, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो देखिए मैंने बताया कि जो कोबरा होता है वह जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा हमारा है जहरीले सांप को 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप काटता है तो इसकी जहर इन खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। तो हम जानते हैं कि जब सांप काटता है तो जो उनकी खोखले दांतें होती हैं उनसे उनका जहर हमारे शरीर में आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सांप को 4 दांत होते हैं? हमने तो ये देखा है कि सांप को हमेशा 2 दांत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है। चौथा हमारा है सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो सांप काटने की जो दवा होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के बाकी सब ठीक है। तो पहले में भी ऑप्शन नंबर सी है तो ये भी गलत हो गया, दूसरे में भी सी है तो ये भी गलत, और चौथे में भी सी है तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसके फूल और फल खाए जाते हैं? देखिए यहाँ कौन सा ऐसा पौधा है जिसके फूल और फल दोनों खाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन है प्याज, दूसरा है मूली, तीसरा है केला और चौथा है मेथी। तो हम जानते हैं जो केला हमारा होता है उसका हम लोग फूल भी खाते हैं और केला का फल भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। देखिए वहीं अगर प्याज की बात करें तो देखिए जो प्याज होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है, हल्दी होता है, तो ये इन सब चीज़ों के हम लोग तना को खाते हैं। वहीं अगर मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर ये सब हो गया तो हम लोग मूली, गाजर इत्यादि के जड़ों को खाते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक साल ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मूली का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर अदरक आपका जड़ में आता है तो मूली भी आपका जड़ में आएगा, लेकिन मूली क्या, सॉरी, अगर अदरक तना में आता है तो मूली भी तना में आएगा, लेकिन मूली क्या होता है, मूली जड़ होता है। मूली, गाजर और शलजम क्या होते हैं, जड़ होते हैं। वहीं अगर हम लोग मेथी की बात करें तो जो मेथी होती है उसकी हम लोग पत्ती को भी खाते हैं और बीज को भी खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? तो हमारा ऑप्शन है अजगर, दूसरा है किंग कोबरा, तीसरा है करैत और चौथा है दुबोइया। तो देखिए जो घोंसला बनाने वाला जो सांप होता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या करता है, घोंसला बना के रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? यहाँ हम लोग को कौन सा जोड़ा ऐसा है जो ठीक नहीं है उसको देखना है। तो आलू का हम लोग चिप्स बना के रख लेते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, हम लोग आलू का चिप्स बना के साल भर पूरा रख लेते हैं। दूसरा हमारा है दूध से पनीर बनाकर। देखिए दूध से पनीर बनाकर हम लोग अधिक टाइम तक नहीं रख सकते हैं। बहुत रखेंगे, 1 महीने तक रखेंगे फ्रिज में अगर रखना है तो, लेकिन दूध से पनीर अधिक दिन तक नहीं हमारा टिकेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा हमारा है सेब से जैम बनाकर, ये भी सही है हम लोग, क्योंकि जैम को काफ़ी दिन तक रखते हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा है कच्चा आम का अचार बना के, तो कच्चा आम का अचार बनाकर भी काफ़ी सालों तक हम लोग रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना अधिक देख सकता है? देखिए अगर आप लोगों को ट्रिक याद होगा तो आप लोग बता सकते हो। बाघ जो होता है उसकी कितनी टांगें होती है? 4 टांगें होती हैं बाघ की। और कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती है, तो ये आपका हो गया 6 गुना।
तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। जो बाघ होता है वो 6 गुना अधिक हमसे देख सकता है। वहीं कुछ पक्षियों की अगर बात करें, जैसे हमने पहले बात किया हुआ है कि 4 गुना अधिक देखते हैं। जैसे आपका गिद्ध हो गया, बाज हो गया, चील हो गया, ये 4 गुना अधिक देखते हैं। लेकिन बाघ की बात करें तो 6 गुना अधिक हम लोगों से दिखता है। आगे हम लोग बात करते हैं 34 का। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो देखिए, जब सांप जो है, जब सपेरा अपने बीन को बजाता है तो सांप क्या करता है, अपने सर को इधर उधर घुमाता है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। दूसरा हमारा है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। तीसरा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। और चौथा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो हम जानते हैं कि देखिए, जो सांप होता है वो कंपनों के प्रति ही अनुक्रिया करता है, तभी उसको क्या करता है, वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके ही क्या करता है, अपने सर को इधर उधर घुमाता है। तो इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। स्लॉथ की औसत आयु कितनी होती है? अब यहाँ आपके स्लॉथ के औसत आयु के बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है 40 वर्ष, दूसरा है 50 वर्ष, तीसरा है 20 वर्ष और चौथा है 70 वर्ष। तो इसके पहले हम लोगों ने किया हुआ था कि जो स्लॉथ होता है वो कितना सोता है, 40 वर्ष तक सोता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष तक। वहीं अगर बात करें कि कितने घंटे सोता है तो यह 17 घंटे तक सोता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह किसी घर के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है, यह निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। देखिए, यह तो लद्दाख के घर की विशेषता हो गई। हाँ, यहाँ पे दिया भी है, लद्दाख के घरों के बारे में दिया गया है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि यहाँ निचली जो मंजिला होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। दूसरा हमारा है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। अब देखिए, यहाँ फिर से बोल दिया ढालू छतें। और हम जानते हैं जो लद्दाख की जो घरें होती हैं वो उसकी छतें समतल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत हो गया। तीसरा है पत्थर के खंभों पे जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बने घर। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो आपका असम के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, वो 10 से 12 फुट होते हैं ऊंचे, क्योंकि वहाँ बारिश होती है तो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे अपने घर बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो आपका हो गया असम के घर के बारे में विशेषता। चौथा हमारा है पत्थर, गारा और चूने की से बनी मोटी दीवारें। तो ये भी बिल्कुल सही है। पांचवा हमारा है लकड़ी के फर्श। तो ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, डी और ई। अब ए, डी, ई कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। 36 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? अब देखिए, यहाँ कुछ जानवर दिए गए हैं और विशेषता के बारे में बात कर रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है वो जहरीले होते हैं। तो देखिए, छिपकली और सांप तो जहरीला होता है, लेकिन कछुआ और गौरैया जहरीला नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला तो गलत हो गया। दूसरा है वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं। तो देखिए, जो गौरैया होती है वो तो भूमि पर रहती है, लेकिन जो छिपकली है वो भी भूमि पर रहती है, लेकिन ये कह रहा है दोनों में रहते हैं। तो क्या ये छिपकली जल में रहती है? छिपकली जल में नहीं रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। तीसरा है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए, जो सांप होता है, सांप और छिपकली के जो शरीर होते हैं सल्क से ढके होते हैं, लेकिन अगर हम लोग गौरैया की बात करें तो जो गौरैया होती है उसका जो शरीर होता है वो फीदर्स मतलब पंखों से ढके होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। चौथा हमारा है वे अंडे देते हैं। तो देखिए, छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी अंडा देती है और कछुआ भी और सांप भी, चारों लोग अंडा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि ये क्या करते हैं, वे अंडे देते हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 38। निम्नलिखित में से 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं और वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। देखिए, यहाँ 2 जानवरों के बारे में पूछा है, तो कौन सा जानवर हो सकता है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा है सांप और गिलहरी, दूसरा है चूहा और गिलहरी, तीसरा है छिपकली और कछुआ और चौथा है हमारा छिपकली और गिलहरी। तो हम जानते हैं कि जो चूहा और गिलहरी होता है उनके दांत काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं अगर वो किसी चीज़ को कुतरे ना। वो इसीलिए कुतरते रहते हैं ताकि उनका दांत भी क्या हो सके, घिसता रहे और बड़ा ना हो सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लें तो 39। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ झूम खेती के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है, यह
एक फसल प्राप्त करने काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक छोड़ देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जब एक फसल काटते हैं तो ज़मीन को कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा हमारा है, इस जगह जो बाँस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो ये भी सही है कि जब बाँस जो खरपतवार होता है उसको हम लोग उखाड़ के जला देते हैं खेती करने से पहले। तीसरा हमारा है, खरपतवार, जंगल आदि को जलाने से प्राप्त राख को खाद की तरह उपयोग करते हैं। तो ये भी सही है कि जो भी प्राप्त होता है हमें राख, उसको हम लोग खाद की तरह यूज़ करते हैं। चौथा है, जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो देखिए यहाँ एक शब्द इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। यहाँ बोला है गहरा जोता जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो झूम खेती होती है उसमें गहराई से नहीं जोतते हम लोग। हम लोग बहुत ही छिछला हल्का-फुल्का खोद के उसमें बीज छिड़क देते हैं और हमारी खेती हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, तो केवल डी पे हम लोग टिक करेंगे, केवल डी गलत है। 39 का केवल डी। और देखिए जो झूम खेती होती है उसको हम लोग बोलते हैं काटो और जलाओ खेती। अभी जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं कंडक्ट सीबीटी बेस्ड पे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि काटो और जलाओ खेती किसे कहते हैं। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा झूम खेती। 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा है, छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो छत्ते होते हैं उनमें बहुत ही कम नर मक्खियाँ होती हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वर्कर। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, जो छत्ता होता है एक छत्ते में कई सारी जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, वर्कर मक्खियाँ होती हैं, वो होती हैं। अगला हमारा है, सी स्टेटमेंट कह रहा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए जो नर मक्खियाँ होती हैं वो छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि इनका कार्य सिर्फ फर्टिलाइजेशन करना है, सिर्फ रिप्रोडक्शन में ये काम आते हैं। तो नर मक्खियाँ छत्तों के लिए उपयोगी नहीं है। छत्ते का जितना भी काम होता है वह वर्कर मक्खियाँ या फिर काम करने वाली मक्खियाँ ही करती हैं। चौथा हमारा है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक छत्ते में क्या होता है, एक ही रानी मक्खी होती है। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी रहे। जब भी मक्खियाँ क्या करती हैं, जब भी मधुमक्खियाँ अंडे देती है तो उसमें से कई रानी मक्खियाँ निकलती हैं, लेकिन जो रानी मक्खी सबसे पहले निकलती है वो अन्य रानी मक्खियों को मार देती है। तो इससे क्या हो गया, एक छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। हमारे देश के जंगलों में एक ग्राम पंचायत टीन नामक एक विशेष प्रकार की खेती के लिए आदिवासी लोगों को भूमि आवंटित करती है। तो टीन क्या है, यहाँ टीन के बारे में पूछा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है, वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज उत्पादित करता है। देखिए यहाँ अब ऐसा कोई खेत तो है नहीं कि हम लोग कितना ही बड़ा खेती कर लें सिर्फ एक ही टीन बीज हमें प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल गलत है, उत्पादित नहीं करता है। दूसरा हमारा है, आदिवासी किसानों के लिए विशेष प्रकार से रूपांतरित की गई भूमि की एक इकाई। तो ये भी आपका गलत है, टीन की खेती इसे नहीं कहते हैं। तीसरा हमारा है, वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज उगाता है। तो ये तीसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसी भूमि होती है जिस पे किसान एक टीन बीज बोता है। बोना का मतलब होता है उगाता है। देखिए उत्पादित करना और उगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। उगाना मतलब हमने क्या किया है, बीज को छिड़क कर फिर उगाया हुआ है। और उत्पादित करने का मतलब होता है कि जो उसका जो प्रोडक्शन हुआ है, जितना हमें बीज प्राप्त हुआ है खेतों से, उसको बोलता है उत्पादित करना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे हम लोग पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। देखिए यहाँ एक वर्ड बोला है कि अब किस राज्य का भाग है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु। तो देखिए जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना का पार्ट बन गया है। पहले क्या हुआ था, जो पोचमपल्ली थी वो आंध्र प्रदेश की विशेषता थी, लेकिन जब 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ था तो जो पोचमपल्ली विशेषता थी वो तेलंगाना की विशेषता हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है,
कि जो केचुआ होते हैं वो सड़ी गली पत्तियों इत्यादि को खाते हैं, जिससे क्या होती है, इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए खरपतवार का सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो हमारी मुख्य फसल है उसके साथ अगर अननेसेसरी कोई भी प्लांट उगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार। तो जो केचुआ होता है वो किसी पेड़ पौधों को नहीं खाता है, वह मृत पौधों को खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, केचुआ जमीन में छेद बनाता है जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमारा ए सी डी है वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखेंगे कि ए सी डी कहाँ है। तो देखिए यहाँ बी दिया है, ये भी गलत हो गया, और चौथे में बी दिया है तो वो भी गलत हो गया। ये हमारा रहा दूसरा ऑप्शन ए सी डी वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। 44 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ये कौन सा गांव हो सकता है, हमें ये पता लगाना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, मकान मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं। दूसरा हमारा है, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। तीसरा है, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बने होते हैं। और चौथा है, मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य का होना चाहिए। तो देखिए भारी वर्षा हमने पढ़ा, जब भी भारी वर्षा की बात करें और बांस से बने हुए मकान के बारे में बात करें तो वह मकान कहाँ का होगा, आपका असम का होगा। और वहाँ यहाँ जो है, इस ऑप्शन में हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए जो बिहार होता है वहाँ पे बांस के घर नहीं बनते हैं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं बनते हैं, राजस्थान में भी नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ उतनी अधिक वर्षा नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। अब यहाँ असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं। दूसरा है, लद्दाख में पाई जाने वाली घरों की छतें ढलवा होती हैं। देखिए फिर यहाँ से ढलवा बोल दिया और फिर से ये स्टेटमेंट को गलत कर दिया। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर बी ही सही है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो लद्दाख की जो घरें होती हैं उनकी छतें समतल होती है। तीसरा है, इग्लू गुंबद के आकार का होता है। और चौथा है कि घर असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बांस के मजबूत खंभे पे बनाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लद्दाख की जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं, समतल होती हैं। देखिए वहीं अगर हम लोग इग्लू गुम्बद के बारे में बात करें तो देखिए एक एस्किमो जनजाति होती है, वो क्या करती है, इग्लू का घर बनाती है। जो इग्लू होता है वो बर्फ का घर होता है और इस आकार का होता है। ये रहा इसका दरवाजा। तो इस आकार का क्या होता है, इग्लू वाला घर होता है, यह बर्फ का बना होता है। अच्छा, बर्फ का बना रहने के बावजूद भी इसमें ठंडी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ होती है, जिसमें खाली स्थान होते हैं बर्फ के बीच में, उसमें जो होती है वायु भर जाती है। और जो अंदर की जो गर्मी होती है वो वायु बाहर जो होती है बाहर नहीं जाने देती है। और जो बाहर की जो सर्द हवाएं होती है वह घर अंदर नहीं आने देता है। तो वो आपका हो गया इग्लू के घर की विशेषता। आगे देख लेते हैं हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है, हमारा ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो देखिए जो मलेरिया जो बुखार होती है उसमें तेज कपकपी आती है, तेज बुखार रहता है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट हमें तो यही मिल गया कि सिनकोना के पेड़ की छाल। तो देखिए जो मलेरिया जब हमें होता है तो उसमें क्या होता है, सिनकोना के पेड़ की छाल का यूज होता है। सिनकोना के पेड़ से हम एक क्लोरोक्विन नामक दवा प्राप्त करते हैं। क्लोरोक्विन दवा मलेरिया के इलाज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो इग्लू जो घर होता है वो एस्कीमो जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला हमारा है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा है, बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। चौथा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो देखिए इसका सही सबसे स्टेटमेंट जो साइंटिफिक जो रीज़न है उसका यही है कि जो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे जो अंदर का जो तापमान होता है वो मेंटेन रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही सही हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग 48 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किस किस पक्षी का होता है। देखिए सबसे बड़ा घोंसला यहाँ पे पूछ लिया। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है चील, दूसरा है कौवा, तीसरा है मैना और चौथा है कबूतर।
देखिए सबसे बड़ा घोंसला कॉमन सेंस वाली बात है। सबसे बड़ा घोंसला उसी का होगा जो बड़ा पक्षी होगा, क्योंकि रहने के लिए जो जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा घर बनाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें से चील है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। जो चील होता है उसका घोंसला सबसे बड़ा होता है। वहीं अगर कौवा की बात करें तो कौवा कहाँ बनाता है? कौवा पेड़ की सबसे ऊँची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। चील अपना घोंसला सबसे ऊँचे पेड़ पे बनाता है। मैना अपना घोंसला क्या करती है? हमारे घरों में ही बनाती है। कबूतर भी क्या करता है? घोंसला हमारे घरों में ही बनाता है। वहीं अगर हम लोग क्या करें, किसी और पक्षी को हम लोग ले लेते हैं, जैसे आपकी कोयल हो गई, तो कोयल क्या करती है? कोयल घोंसला ही नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? देखिए यहाँ गुजरात के व्यंजन के बारे में पूछा गया है कि गुजरात में कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। देखिए नींबू वाले चावल को हम लोग लेमन राइस भी बोलते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है छोले भटूरे और लस्सी। तीसरा हमारा है इडली चटनी तथा वड़ा पाव, वड़ा चटनी। चौथा हमारा है पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो देखिए जो गुजरात अहमदाबाद का जो मुख्य व्यंजन है वो होता है आपका ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल। तो हमारा स्टेटमेंट पहला ही सही है, ढोकला, चटनी और लेमन राइस। 49 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आगे देख लेते हैं 50। हरी पत्तेदार सब्जियों, गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यहाँ हरे पत्तेदार सब्जियों के बारे में पूछा गया है, गुड़ आंवला के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है लौह, चौथा है सोडियम। तो हम जानते हैं गुड़ से, आंवला से, हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें लौह तत्व प्राप्त होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो इस 50 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। वहीं अगर आयोडीन की बात करें तो देखिए आयोडीन क्या होता है? हमें समुद्र से प्राप्त होता है। आयोडीन वाला नमक हम लोग खाते हैं। दूसरा हमारा है कैल्शियम। तो जो कैल्शियम होता है वो हमें दूध से प्राप्त होता है। कैल्शियम दूध से तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे प्रोटीन आपका हो गया, चाहे विटामिन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, दूध से सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। देखिए इसके बाहर से केवीएस के एग्जाम में नहीं जाने वाला है, क्योंकि यह क्या है, एनसीईआरटी का निचोड़ है। इसके आगे भी हम लोग कई वीडियो में 3-4 वीडियो में पूरी एनसीईआरटी को कवर कर देंगे। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।